नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ हेली सेवा का फ्लैग ऑफ किया। ये हेली सेवा देहरादून से हल्द्वानी, पंतनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तक चलेंगी। 7 सीटर पवन हंस की ये सेवा अभी सप्ताह में एक दिन चलेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हेली सेवा को शुरू करवाने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उड़ान योजना के तहत राज्य में जो हेली सेवाएं चल रही हैं, ये उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इन सेवाओं से लोगों को आवागमन की सुविधा आसान होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। राज्य सरकार का प्रयास है कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को राज्य में आवागमन के लिए हर प्रकार की सुविधा मिले। मैं भारत सरकार के हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का धन्यवाद करता हूँ कि अभी पिछले दिनों मैंने उनसे भेंट की थी और उनसे अनुरोध किया था कि पवन हंस की एक तो सेवा हमारे यहाँ पर नियमित जो भी तय हुआ है नियमित सेवा हो। उन्होंने पूरा हमको आश्वासन दिया कि हम नियमित सेवा यहाँ पर चलाएँगे। इसके साथ साथ हमारे अनुरोध पर उन्होंने अल्मोड़ा भी चूँकि इसमें जोड़ना था। पहले देहरादून से पंतनगर और पंतनगर से पिथौरागढ़ था। अब इस सेवा को देहरादून, पंतनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ इस तरीके से किया जा रहा है। मैं इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे पवन हंस कंपनी का भी, वो जो काफ़ी समय से यहाँ पर सेवाएं दे रही हैं, उनका भी मैं धन्यवाद और शुभकामनाएँ देता हूँ कि ये सेवा हमारे लिए उत्तराखंड के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। जहाँ लोगों को कई घंटों लग जाते हैं इस सफ़र में, यहाँ ये सेवा शुरू होने से 1 घंटे में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पंतनगर जैसी दूर वाली जगह पर भी आसानी से की जाएगी और लोगों का जो सफ़र है वो आसान होगा। ये उड़ान सेवा में हमने और भी नए रूट फाइंड आउट किए हैं, नए हेलीपोर्ट्स बने हैं, उनको जल्दी ही चालू किया जाएगा। अन्य क्षेत्रों के लिए भी हमारा पूरा प्रयास है कि जितने भी हमारे पर्यटक क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारे सैलानी आ सकते हैं, श्रद्धालु आ सकते हैं या उनको जो सुविधा प्राप्त हो सकती है, उसमें पवन हंस कंपनी को इसमें पूरा वो किया गया है। उनके द्वारा ये सेवा दी जाएगी और मैंने कंपनी से भी अनुरोध किया है कि सेवा नियमित रूप से हो, जिससे कि जो लोग पहले से बुकिंग इत्यादि किए रहते हैं उनको एंड समय में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और एज अ फर्स्ट पैसेंजर हम लोग इसमें ट्रैवल कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये काफ़ी अच्छी सुविधा है लोकल्स के लिए भी। तो एज अ पैसेंजर, फर्स्ट पैसेंजर काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपका नाम? मेरा नाम आयुष अधिकारी है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। आज फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ पवन हंस के साथ और ये उड़ान स्कीम उत्तराखंड की तरफ से है, तो बहुत अच्छी स्कीम है उत्तराखंड वालों के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश के एम्स में बाल रोग गहन चिकित्सा इकाई का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जो यहां उद्घाटन हुआ है उससे लगभग उत्तराखंड समेत आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों को उसकी सेवा का अवसर मिलेगा। दूसरा जो एम्स था कुमाऊं क्षेत्र का, उसे के लिए भी जमीन आवंटित कर दी गई है। जल्द ही वहां पर भी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर स्वास्थ्य सेवा में लगातार बढ़ोतरी हुई है, ये कहा। जहाँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है। काफ़ी गुना एम्स भी बढ़े हैं, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। वहीं एम्स ऋषिकेश हमारा आज यहाँ पर पीकू बेड, छोटे बच्चों के लिए आईसीयू बेड का जो यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ है, उससे लगभग हमारे पूरे उत्तराखंड समेत आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों को उसका सेवा का अवसर मिलेगा। इसके साथ साथ पिछले दिनों हम लोगों ने, हमारी कैबिनेट ने उधम सिंह नगर दूसरा जो एम्स खुल रहा है हमारा कुमाऊं क्षेत्र का, उसके लिए भी ज़मीन आवंटित कर दी है। जल्दी वहाँ पर भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा और उसके निर्माण कार्य प्रारंभ होने से जहाँ ऋषिकेश एम्स से लोगों को, हज़ारों लोगों को रोज़ की ओपीडी सेवाएं मिलती हैं, उस क्षेत्र में भी ओपीडी सेवाएं जो काफ़ी
अच्छे स्तर की और मैं कहूँ कि एक अच्छा संस्थान, एक विश्वसनीय संस्थान खुलेगा, जिससे निश्चित रूप से लाभ होगा। और आज जो बच्चों का हमारा यहाँ पर ये पीकू वार्ड का उद्घाटन हुआ है, उससे निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा होगा। तो वह भी चूँकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की महत्वाकांक्षी परियोजना है, उनका सपना है कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल जल्दी से जल्दी पहुँचे, और उसको लगातार वह भी मॉनिटर करते हैं और हम लोग भी स्वयं उसको बीच में देखते रहते हैं। तो हमारा प्रयास है कि जल्दी से जो तय समय सीमा है, उस तय समय सीमा पर लगातार जो टनल है, टनलों का निर्माण कार्य चल रहा है, पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है, रेल लाइन आगे बढ़ रही है। यूके SSSC पेपर लीक, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर कहा कि भर्ती प्रक्रिया में जिन लोगों ने आपराधिक कृत्य किया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। माफिया गिरोह संगठित होकर गिरोहबंदी न कर पाए, इसलिए उनकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी। प्रक्रिया में जिन लोगों ने भी आपराधिक कृत्य किया है, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, जिससे कि भविष्य में कभी भी हमारे बेटियों के साथ, बेटों के साथ, हमारे नौजवानों के साथ कोई खिलवाड़ न हो, किसी प्रकार का धोखा न हो, किसी प्रकार का ऐसा झूठ उनके साथ न हो कि वो परीक्षा देने जाएं और उससे पहले ही परीक्षा में कौन पास होगा ये सब तय हो जाए। पेपर लीक जैसी घटनाएं न हो, सीडी जैसे उसमें जो पेन ड्राइव से नकल जैसी बातें न आए, उसमें माफिया गिरोह संगठित होकर गिरोहबंदी न कर पाए, माफियागिरी न कर पाए, इसके लिए उनकी संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी, उसकी कार्रवाई के लिए कहा है। साथ ही साथ उनके ऊपर रासुका, गैंगस्टर जैसी धाराएं भी लगाई जाएंगी, गुंडा एक्ट, रासुका, गैंगस्टर सारी लगाई जाएंगी, जिससे कि भविष्य में कोई भी इस प्रकार की गलती। देहरादून से अल्मोड़ा के लिए आज हेली सेवा शुरू होनी थी, जिसको मुख्यमंत्री ने देहरादून से फ्लैग ऑफ भी किया है, लेकिन ये उड़ान अल्मोड़ा नहीं पहुंच पाई। हेली सेवा के शुभारंभ देखने के लिए मौके पर लोगों को काफी भीड़ भी उमड़ी रही, लेकिन उड़ान कैंसिल होने पर तैयारियां धरी की धरी रह गई। साथ ही लोगों को भी मायूस होना पड़ा। बताया जा रहा है कि नैनीताल में मौसम खराब होने के कारण इस उड़ान को कैंसिल करना पड़ा। हेली सेवा के शुभारंभ को लेकर स्थानीय विधायक मनोज तिवारी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की व्यवस्थाएं ही खराब है। दो 2012 से 17 में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, मेरे अनुरोध पे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश राव जी ने यहाँ पर लगभग 88 लाख का ये हेलीपैड की स्वीकृति कराई थी और इसके निर्माण कार्य को पूर्ण कराया था, और हम लोग इसको हवाई सेवा प्रारंभ नहीं कर पाए थे। वर्तमान सरकार ने इसको प्रारंभ करने का आज आश्वासन दिया था, और लेकिन ये बड़ा दुख का विषय है कि सुबह से लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और वो पंतनगर एयरपोर्ट से फिर वापस चला गया है। निश्चित रूप से मेरी मांग है सरकार से कि इस तरह का कृत्य ना करें, और दूसरा मेरी सरकार से एक मांग है कि इसमें जो किराया रखा गया है लगभग 7,000 समथिंग का है, उसमें सब्सिडी दी जाए, लगभग 2,500 के 3,000 के आसपास किराया रखा, जिससे कि आमजन को सुविधा मिल सके। आज निश्चित रूप से यहाँ के लोग बहुत आशान्वित थे और उम्मीद थी कि यहाँ पर हेली सेवा प्रारंभ होगी, लेकिन फिर निराशा हाथ लगी है। अल्मोड़ा वासियों को बधाई देना चाहता हूँ। हमने चुनाव से पहले जनता से वादा किया था कि हम उड़ान योजना के तहत पूरे उत्तराखंड में ऐसी छोटी छोटी हवाई सेवाएं, हेली सेवाएं प्रारंभ करेंगे, जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। और वो सौभाग्य का दिन आज आ भी गया। देहरादून से उसका शुभारंभ हुआ, हल्द्वानी आकर फिर पंतनगर गया, तो और बताते हैं कि मौसम की गड़बड़ी के कारण वो अल्मोड़ा तक नहीं पहुंच पाया। थोड़ा हम लोग निराश हैं, स्वाभाविक है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से सुव्यवस्थित तरीके से ये सेवा प्रारंभ होगी। और जहाँ तक टिकट का सवाल है, हम भी अपनी ओर से प्रयास करेंगे और कहेंगे सरकार से कि उत्तराखंड के लालकुआं में बीजेपी संगठन द्वारा प्रदेश के नवयुक्त बनाए गए महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट का क्षेत्रीय जनता द्वारा फूलमालाओं के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान क्षेत्र की जनता काफी खुश नजर आई और उन्होंने अपने नए महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट से शिष्टाचार मुलाकात की। साथ ही प्रदेश में बीजेपी को मजबूत तरीके से आगे ले जाने और संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। राजेंद्र सिंह बिष्ट प्रदेश महामंत्री ने कहा कि जो भी मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं उसका 100% पालन करूंगा। साथ ही संगठन को मजबूत करते हुए आने वाले चुनाव में भी बीजेपी को आगे लेकर जाने का काम करूंगा। केंद्रीय नेतृत्व का और अपने प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसके उत्तराखंड का महामंत्री का दायित्व मेरे पास है, बड़ी चुनौती है। और 2024 जो है हमारी चुनौती का विषय है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
का सपना है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो उसके निमित्त हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को, जो मेहनती है, परिश्रमी है और परिक्रमा करने वाले ना हों, ऐसे लोगों को संगठन में जगह दी जाएगी। ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का भी ऐसा दिशा निर्देश है। उसी कड़ी पर मैं भी प्रयत्न करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के अब नए संगठन पर परिश्रमी लोगों को। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के हर जिले में शवदाह गृह बनाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी नगरपालिका परिक्षेत्रों में 6 महीने के अंदर एक विद्युत या गैस शवदाह गृह स्थापित करे और इसकी प्रगति रिपोर्ट हर महीने कोर्ट में पेश करें। हरिद्वार के एक नागरिक हैं ईश्वर चंद वर्मा, उन्होंने एक जनहित याचिका लगाई। उनका ये कहना था कि साहब हरिद्वार में एक मशीन है जो विद्युत सौदागृह, वो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। ये मशीन लगाया गया था कोविड काल में। उनका कहना था कि साहब कोविड से मरे हुए लोगों की डेड बॉडियाँ मशीन में जलनी चाहिए विद्युत सौदागृह में। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सुविधा उत्तराखंड के हर ज़िले में होनी चाहिए। उनका कहना था जनहित याचिका के द्वारा कि एक तो इससे पैसे बचते हैं आदमी के, विद्युत सौदागृह में एक डेड बॉडी जलने में लगभग 500 रुपये लगता है, वहीं ट्रेडिशनल तरीके से जलाने में लगभग 3000 रुपये लगते हैं। दूसरा, पेड़ों की बचत, पॉल्यूशन से बचत, नदी का पानी गंदा नहीं होगा, धुआं से एटमॉस्फेयर गंदा नहीं होगा, ये सब चीज़ें। तो इस याचिका में सरकार से जवाब आया, कई जिलाधिकारियों ने, उन्होंने कहा साहब हमारे पास फंड की कमी है इन मशीनों को लगाने के लिए। तो आज अदालत ने उसमें संज्ञान लेते हुए सरकार से कहा कि वो इसमें कार्रवाई करे। 6 महीने के अंदर उत्तराखंड की समस्त नगरपालिका सीमाओं में कम से कम एक विद्युत या नारी शक्ति को बढ़ावा देने और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निरंजनी अखाड़े में एक और महिला संत को महामंडलेश्वर बनाया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और अन्नपूर्णा भारती जैसी कई महिलाएं संत निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं। गुरुवार को हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े में असम की रहने वाली साध्वी संजना नंदगिरी का विधि विधान से अखाड़े की महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक किया गया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी, निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद गिरी, निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वर और तमाम साधु संतों की मौजूदगी में चादर पोशी की गई। और आज इनको हमने निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया है ताकि जो हमारी सनातन परंपरा है, जो हमारी परंपराएं लुप्त हो रही है, उसको आगे बढ़ाया जाए, मातृ शक्ति को आगे लाया जाए। इसीलिए हमने आज माता जी को जो है निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया। मंडलेश्वर होता है, महामंडलेश्वर का अर्थ ये होता है उसको ज्ञान होना चाहिए। सबसे जो पहली बात है, महामंडलेश्वर को पढ़ा लिखा ज्ञानी होना अति आवश्यक है। संत कोई भी बन सकता है, परंतु महामंडलेश्वर जो है वो पढ़े लिखे ही बन सकते हैं। अखाड़ों में महंत कोई भी हो सकता है, संत कोई भी हो सकता है, परंतु महामंडलेश्वर को उसका जो सनातन परंपरा का जानकार, सनातन परंपरा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और जितने भी हमारे ज्ञानी है, जिनको वाकई सनातन का ज्ञान है और जिनके पास आश्रम है, मठ है, जो लोगों की सेवा कर सके, संतों की सेवा कर सके, उन्हीं को जो है महामंडलेश्वर बनाया जाता है। बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि निरंजनी अखाड़े का बहुत श्रेष्ठ निर्णय है और महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और श्रेष्ठ सन्यासिनी अगर कोई है तो उसको अधिकार मिलना चाहिए, उसको वो पद मिलना चाहिए जो जिस योग्य है। मुझे लगता है कि वो एक श्रेष्ठ सन्यासिनी है और श्रेष्ठ साध्वी है, तो उसको आज अखाड़े के तत्वाधान में, अखाड़े के निर्णय से उसको आज एक श्रेष्ठ पद पर स्थापित किया गया। और मैंने उसे आग्रह किया कि भविष्य में सन्यास परंपरा का ध्यान रहे, परंपराओं का ध्यान रहे, राष्ट्र धर्म का ध्यान रहे और हमारी किसी भी परिस्थिति में सन्यास धर्म खराब ना हो पाए। रुड़की के पिरान कलियर में विश्व प्रसिद्ध दरगाह साहिब पाक के सालाना उर्स मेले को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। बिजली, पानी, शौचालय, पार्किंग की व्यवस्था के मद्देनजर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। बाहर से आने वाले जायरीनों को लेकर भी खास तैयारियां की जा रही हैं। अतिक्रमणकारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को भी प्रशासन की ओर से हटवाने का कार्य चला हुआ है, जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। विश्व प्रसिद्ध दरगाह हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक का सालाना 26 या 27 सितंबर को शुरू हो जाएगा।
में लगने वाले सालाना उर्स को लेकर जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक कर विस्तृत निर्देश किए गए थे। उसके क्रम में आज उसके क्रम में यहाँ तहसील में भी एक बैठक की गई थी, जिसके संबंध में विभिन्न भागों को विस्तृत निर्देश दे दिए गए हैं, जिसमें निर्माण से संबंधित, सफाई से संबंधित, पानी पेयजल व्यवस्था, जायरीनों के रुकने की व्यवस्था, समस्त कार्य शुरू कराने के आदेश किए गए हैं। उसके टेंडर किए जा रहे हैं और हमें उम्मीद है समस्त कार्य 15 सितंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। अतिक्रमण के मामले में ये कहना है कि अतिक्रमण चिन्हित किया गया है। आज टीम गई है 3 बजे से उसको हटाने के लिए, उस पर कार्रवाई चल रही है और शीघ्र ही अतिक्रमण मुक्त करा लिया जाएगा। अतिक्रमण जब तक नहीं पूरा हट नहीं जाता तब तक ये कार्रवाई चलेगी। चमोली जनपद में ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत गोपेश्वर मुख्यालय में स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा जन जागरूकता रैली निकाली गई। पुलिस और स्कूली बच्चों द्वारा निकाली गई रैली में स्थानीय लोगों को भिक्षावृत्ति का उन्मूलन कर शिक्षित समाज को स्थापित करने के लिए जागरूक किया गया। सभी लोगों से भिक्षावृत्ति जैसी बुराइयों का अंत करने के लिए अपना अभिन्न योगदान देने की अपील की गई और उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान का जनपद में जगह जगह व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। ऑपरेशन मुक्ति हमारे डीजीपी सर द्वारा चलाई गई एक मुहिम है, जिसको समय समय पर उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया जाता है। पिछले वर्ष भी ऑपरेशन मुक्ति चलाया गया था और इस वर्ष भी ऑपरेशन मुक्ति की शुरुआत 1 अगस्त से कर दी गई है, जो कि 2 माह चलाया जाएगा। इसमें सिर्फ पुलिस विभाग ही नहीं परंतु बहुत सारे विभागों के द्वारा एक इंटीग्रेटेड ड्राइव चलाई जाएगी, जिसमें वह बच्चे जो भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं, जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं किन्हीं कारणों के द्वारा, जो चाइल्ड लेबर में लिप्त हैं, ढाबों होटलों में, कहीं इंडस्ट्रीज़ में, वर्किंग लेबर साइट्स पे जो काम कर रहे हैं बच्चे और स्कूलों से और एजुकेशन से वंचित हैं, उनको फाइनली स्कूल तक पहुंचाने। उत्तराखंड के कोटद्वार मंडल की 7 जिलों की अग्निपथ थल सेना की भर्ती में भारी अनियमितताओं के चलते कांग्रेस के नेता मनीष खंडूरी कोटद्वार पहुंचे। कांग्रेस के नेता मनीष खंडूरी ने बताया कि जिस प्रकार से बीजेपी सरकार के नेता ही अग्निपथ योजना के तहत थल सेना भर्ती के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया है, इस बात से यह पुष्टि होती है कि वाकई हो रही अग्निवीर भर्ती युवाओं का शोषण कर रही है। तो वहीं कांग्रेस अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए आ रही है और भविष्य में भी करती रहेगी, क्योंकि बीजेपी सरकार लगातार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। देखिए, अगर सरकार के मंत्री सवाल उठाना लग गए हैं इस बात पे, तो इस बात का साफ प्रमाण है कि जो परिस्थितियां यहाँ पे बहुत ख़राब हैं, गलत हैं, विपरीत हैं। मेरा ये मानना है कि जो गलतियां हुई हैं वो बहुत ज़्यादा हुई। एक तो अग्निवीर जो स्कीम है उसका हम सख्त विरोध करते हैं और ये आज जो हम देख रहे हैं वो अग्निवीर स्कीम की वजह से है। और ये पूरा जैसे आप ये साफ देख रहे हैं, 400 लोग 500 लोग के ग्रुप दौड़ा रहे हैं, उसमें से 10 या 15 लोग ले रहे हैं। और जितना युवा हमारा जो 2 साल से मेहनत कर रहा है, 3 साल से मेहनत कर रहा है, आज परिस्थिति ये हो गई है कि भर्ती तो छोड़िए, भर्ती के नाम पे मजाक हो रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें काफ़ी सारी समस्याएं जो हैं ये इसलिए आई हैं क्योंकि जो अग्निवीर को जो उन्होंने प्रोत्साहन दिया है वो गलत प्रोत्साहन दिया है। और ये साफ पता लग रहा है, ये हमारी हिंदुस्तान की सरकार है, ये कोई निजी क्षेत्र नहीं है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है, ये भारत सरकार की, ये भारत है, भारतीय फ़ौज है और इसको थोड़ी सी इज्जत देनी पड़ेगी। इसके तरीके हमें जो पुराने हैं, 200 साल पुराने हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। आप अमेरिका जैसी चीज़ों में निजीकरण कर रहे हैं, ये अमेरिका नहीं है, हिंदुस्तान है। आखिर में मैं आपको ये भी कहूँगा कि जो युवाओं की निराशा है, निराशा तो क्या क्रोध है, वो आज देखने को मिला और बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो सरकार को भी चेतावनी दे रहे हैं कि उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। 300 दौड़ा रहे हैं, 10-12 ले रहे हैं। मेरे साथ ही ऐसे नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा है। पिछले 7 दिन से भर्ती हो रही है यहाँ, हर उसमें 5-10, 5-12 की टाइमिंग दे रहे हैं। 5:30, 5:40 की इन्होंने बोला है, तो उतनी दो ना जितनी बोला है। 1:63 हाइट बोला है तो उतनी दो। 5:10, 5:12 की क्या टाइमिंग है? ये प्रवृत्तियाँ बना रखा है हमने, उसको लागू करो। हम पर रहने वाले भी तो पहाड़ी हैं, कौन से हम प्लेन्स में रहते हैं या कोटद्वार रह रहे हैं। हाँ, कोटद्वार वालों के लिए हो तो अलग बात है, लेकिन हम ऊपर पहाड़ों पे रहते हैं यार, वहाँ हर किसी की हाइट उतनी ग्रोथ नहीं होती है। तो हमको हाइट में भी छूट मिलनी चाहिए थी सबको, और वैसे रनिंग में भी छूट मिलनी चाहिए। पहले भी तो भर्ती कराई है, करनाल में और कुमाऊँ में भर्ती हो रही है, वहाँ क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? वहाँ भी तो हो ही रहा है, वहाँ भी तो 5:50 की टाइमिंग दी। रुड़की के कृष्णानगर, सुभाष नगर और रामपुर चुंगी में एमडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 व्यावसायिक भवनों को सील किया है। तीनों भवनों का निर्माण कार्य बिना मानचित्र स्वीकृति किए ही चल रहा था।
सहायक अभियंता डीएस रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 भवनों को सील किया गया है और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अगर मानचित्र स्वीकृत नहीं कराए जाते हैं तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या कार्रवाई की गई? आज हमने जो है एक सांतरसा क्षेत्र में जो है बिना मानचित्र स्वीकृत के एक व्यावसायिक भवन सील किया गया है। वो भी बिना मानचित्र के था, नोटिस चल रहा था और किसी प्रकार का उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था, तो हमने उसको सील किया। इसके अलावा हमने कल अब 3 कार्रवाई करी है सील की, वो हमने मैसेज द्वारा बता भी दिया था। और 3 व्यावसायिक भवन थे, एक रामपुर चुंगी पे, कृष्णानगर और सुभाष नगर क्षेत्र में। मैं प्रदेशवासियों को, ये क्षेत्रवासियों को यही बोलूँगा कि जो है बिना मानचित्र स्वीकृत कराएं ना कराएं, अपने कामों को अपना मानचित्र स्वीकृत करा लें। और उन लोगों को भी मैं आगाह करना चाहता हूं जिनके सील किए गए हैं कि 15 दिन के भीतर अपना समन मानचित्र प्रस्तुत कर दें, अन्यथा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्राधिकरण के जो आदेश हैं उन्हें भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं, क्या वजह हल्के में ले रहे हैं आपको? देखिए जी, समाज है, समाज में कई लोग हल्के में लेते हैं और कई लोग सीरियसली लेते हैं। कानून उनके लिए बनाए जाते हैं जो एक जिम्मेदार नागरिक होते हैं, और जिम्मेदार नागरिक जो फर्ज नहीं निभाता उसके लिए फिर अन्य वैधानिक कार्रवाई है, उन पर कार्रवाई अमल लाई जाएगी। क्षेत्र में अलग अलग जगह, कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहर में भी कॉलोनियाँ कटती हैं, उन पर किस तरह कार्रवाई? देखिए, कॉलोनियों के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे पत्रावली मेरे दाएं बाएं पड़ी हुई हैं बहुत सारी, सब इनका हम गहन अध्ययन कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि हमारे पास कोई कल को कोई विवाद की स्थिति ना हो, कोई ऐसी स्थिति ना पैदा हो। और हम पूरा एक की स्क्रूटनी कर रहे हैं, और मैं पिछले 1 माह से लगातार यही स्क्रूटनी कर रहा हूँ कि जो है किसका जवाब आया है, किसका नहीं आया है। तो उसी आधार पर हम जो है अब जल्दी ही आपको जो है अगले हफ्ते से कार्रवाई मिलेगी, तो इस पर भी हम ध्यान, बिल्कुल फोकस है हमारा। नोटिस भेजा गया? बिल्कुल, नोटिस हम जितने भेजने थे भेज चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चेतावनी हो चुकी है, अब आगाज हो गया चेतावनी। काशीपुर एम्बुलेंस चालकों पर प्रशासन ने हंटर चलाते हुए मनमाना किराया वसूलने पर अंकुश लगा दिया है। परिवहन विभाग ने एम्बुलेंस से मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने के लिए किराए की दरों को निर्धारित कर दिया है। साथ ही विभाग ने सख्त निर्देश भी दिए हैं कि अगर किसी भी तीमारदार या मरीज से निर्धारित किराए से ज्यादा पैसे वसूले गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड में एम्बुलेंस वाहनों के लिए जो है किराया निर्धारित कर दिया गया है। इसमें पहले कैटेगरी में नॉन एसी एम्बुलेंस है जिनका किराया 800 रुपये 15 किलोमीटर के लिए निर्धारित किया गया है 1 घंटा के लिए। और इसके अलावा 15 किलोमीटर से अधिक दूरी हेतु 18 रुपये प्रति किलोमीटर किराया लिया जा सकेगा। और प्रतीक्षा अवधि 1 घंटे के पश्चात प्रति घंटे 200 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। दूसरी कैटेगरी में एसी एम्बुलेंस है ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, और इसका किराया 1200 रुपये 15 किलोमीटर के लिए और 1 घंटे के लिए होगा। और 15 किलोमीटर से अधिक दूरी हेतु 200 रुपये 20 रुपये प्रति किलोमीटर और 1 घंटे के पश्चात प्रतीक्षा भाड़ा जो है 250 रुपये प्रति घंटा निर्धारित किया गया है। तीसरा एम्बुलेंस आईसीयू कार्डियक एम्बुलेंस है जिसका किराया 3000 रुपये प्रति 15 किलोमीटर के प्रति तक निर्धारित किया गया है। और इसके अलावा 4000 रुपये नर्सिंग स्टाफ के साथ चार्जेबल होगा और 6000 रुपये डॉक्टर के साथ चार्जेबल होगा। 15 किलोमीटर से अधिक दूरी हेतु इस कैटेगरी के एम्बुलेंस के लिए 45 रुपये प्रति किलोमीटर। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज़। नमस्कार।